एज वी डिस्कस yesterday कि कुछ बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक अदर लैंग्वेज आपने देखा था कि सी में भी कुछ आपका हेलो वर्ड करके करते, तो ऐसा नहीं है कि वो आप यहाँ पे कैसे देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू सी सम मैसेज ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग इन द एसक्यूएल, तो यू कैन यूज द हियर द कमांड, यू कैन से dbms_output डॉट पुट लाइन एंड देन राइट द, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड लिखा है एज द यूजुअल जो हर प्रोग्राम में होता है स्टार्टिंग में हेलो वर्ड। तो दैट इज नथिंग बट यहाँ पे। एंड येस्टरडे आई टोल्ड ऑल्सो दैट कि बिगिन से पहले भी एनोमनस ब्लॉक जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। दैट इज द डिक्लेयर सेक्शन, बिगिन सेक्शन एंड सेक्शन। एंड आई टोल्ड दैट कि जो डिक्लेयर सेक्शन है दैट इज द ऑप्शनल पार्ट। अगर आप चाहें तो कुछ डिक्लेयर करना है तो आप उसको यूज़ करें, अगर नहीं यूज़ है तो आप नहीं भी कर सकते। जैसे इसमें मेरे को कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना था, एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कराना था, तो आई यूज ओनली द बिगिन सेक्शन एंड सेक्शन, क्योंकि बिगिन कंपलसरी है एंड भी आपका कंपलसरी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एंड रन दिस, देन द आउटपुट विल कम हियर द हेलो वर्ड। तो दिस इज द स्मॉल और बेसिक प्रोग्राम यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस कि आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जो हमारा एनानोमस ब्लॉक होता है जिसमें हम नेम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आई मीन उस ब्लॉक के लिए वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी निक नेम टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड द एनानोमस ब्लॉक। और एनानोमस ब्लॉक में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। 3 क्या होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। दैट इज द declare section, then begin section, and the third one is the exception, that is also the optional part, and the fourth one is the and the block. So that is the exception part and the declare section is the optional, and ये दो हमारे पास कंपलसरी होनी चाहिए। इनके बिना आई मीन जैसे सी में मेन फंक्शन होता है एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द मेन, यहाँ पर बिगिन होगा जहाँ से हर चीज़ बिगिन से स्टार्ट होगा, और एंड का मतलब कि एंड द दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। Let's do the some another program with the help of this. तो I already have written here, तो I'm not using, let's take, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया और हम चेक करना चाहते हैं द गिवन नंबर इज द इवन और ऑड। तो आपको ऑलरेडी मैंने स्टेप्स बता रखे हैं, तो अगेन मैं बस आपको रन करके दिखा रही हूँ। नाउ आई विल एक्सप्लेन हियर कि यहाँ पे हमने क्या लिया। एक डिक्लेयर सेक्शन में एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पर, दैट इज डिक्लेयर सेक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया v1 और उसका डेटा टाइप क्या ले लिया, नंबर ले लिया, बिकॉज आई एम नॉट असाइनिंग एनी इनिशियल वैल्यू, आई मीन आई वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। तो डिक्लेयर सेक्शन में केवल आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यहाँ पर, एंड देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट जो बिगिन सेक्शन है उसमें आप वैल्यू को लेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड। यू कैन सी हियर फ्रॉम द कीबोर्ड आई एम टेकिंग द वैल्यू हियर v1। तो v1 यहाँ पर देखिए, इसको असाइन कैसे करेंगे, कॉलन इक्वल टू कॉलन v1 एंड देन पुट द सेमी कॉलन। This line, the second line will be here. It is nothing but to take the value from the keyboard. This is the use for the to take the value from the keyboard. After taking the value from the keyboard, यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई कि if mod v1, यानी कि बिकॉज हम यहाँ पे इवन और ऑड को चेक कर रहे हैं, तो इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 एंड अगर ये कंप्लीट डिवीजन है, रिमाइंडर इज कमिंग 0, देन यू कैन से दिस इज द इवन नंबर। इफ नंबर इज नॉट 0, आई मीन रिमाइंडर इज नॉट 0, देन यू कैन से दिस इज द ऑड नंबर। तो ऑलरेडी यू नो द मॉड फंक्शन, एसक्यूएल में आपने पढ़ रखा था। एमओडी का मतलब होता मॉड, मॉड का मतलब हुआ कि रिमाइंडर को अगर आपको लेना है तो आपको मॉड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ मॉड v1, 2 इक्वल टू 0 है, देन आप क्या डिस्प्ले करा दोगे, द गिवन नंबर इज इवन। And yesterday I told this what is the pipe symbol, that is for the concatenation with the text message to the variable value। अगर आप दो चीज को कॉन्कैट करके देखना चाहते तो आपको ये पाइप सिंबल्स लगाने पड़ेंगे। एल्स अगर ये इवन नहीं है तो आपने इसे प्रिंट करा दिया, ऑड होगा। देन आपने इफ ओपन किया है तो इफ को क्लोज करना होगा, और एंड इफ के बीच में गैप होगा। कल किसी एक बच्चे का यहाँ पर गैप नहीं दिया था तो एरर आ रहा था। एंड इफ के बीच में यहाँ गैप होगा, देन एंड देन रन दिस प्रोग्राम, you will get the this window, and in this window if I provide here the 6 and submit this, then what will be the answer। यहाँ पर रिजल्ट में आप देख सकते हैं, that is in the result section you can see here the given number is 6। तो now given number is even and this is nothing but the 6। let's do once again, अगर आपको रन करना है और आप यहाँ पे फिर से आप रन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 11, एंटर दिस 11। तो कीबोर्ड से अगर हम वैल्यू देते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टी टाइम्स उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं।
तो मल्टी टाइम्स अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो भी इनपुट कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, यू कैन चेक every time a new number or same number. If you want to provide the every time the same number, the answer will be same. For the 11, what is the result here? You can see this here it is a odd number. तो odd number आ रहा है. तो this is the basic programs with the help of the PLSQL की मदद से आप कुछ basic programs भी कर सकते हैं. कुछ क्या, जो भी आपको करना है आप सारे कर सकते हो. तो यहाँ पे some of the basic programs मैंने explain किया and it is also available in the PPT. तो आप पीपीटी में देख सकते हो और वहाँ से रन कर सकते हो. ऑलरेडी कोड है. कुछ लोगों का जो लिखने में रॉन्ग हो रहा है वो वहाँ से चेक करके लिख सकते हो. बट जो मैथोलॉजी आपने सी या जावा में इस्तेमाल की होगी किसी भी प्रोग्राम को चेक करने के लिए, इवन ऑड जो भी आप करते हो, सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे. हर एक लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम का लॉजिक सेम होता है. थोड़ा सा राइटिंग का स्टाइल होता है. आप देखिए जैसे डीबीएमएस में जो प्रिंट के लिए हम कमांड लिखते हैं वो क्या आ रहा है आपका, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट पुट लाइन, ये इस्तेमाल होता है. सी में प्रिंटएफ होता है. जावा में भी एक सिस्टम आउटपुट करके कुछ होता है, वो आप यूज़ करते हो. तो हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, बट प्रोग्राम का लॉजिक कहीं पे भी चेंज नहीं होता है. इवन को इवन बोलना है, ऑड को ऑड ही बोलना है, तो उसके अकॉर्डिंग है. नाउ लेट्स टेक द अनदर प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रोग्राम है डिस्प्ले 1 to 10 नंबर्स. अभी आपने देखा इफ़ की कंडीशन मैंने आपको बता दिया था, कल क्लास में ऑलरेडी हमने सिंटेक्स का जिक्र किया था कि आप इफ़ कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इन सब का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए अगेन मैं यहाँ से ये कॉपी कर रही हूँ. एंड कल मैंने लूप के बारे में भी बताया था कि इसमें लूप, वाइल लूप वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप. तो दिस प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन द फॉर लूप. अब यहाँ पे देखिए एक नंबर हमने डिक्लेयर सेक्शन में डिक्लेयर किया, दैट इज द नथिंग बट यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में एक एक्स नंबर लिया. ठीक, एक्स कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आप एक्स की जगह वाई भी ले सकते हैं. बिगिन, देन यहाँ पे फॉर लूप लगाया. फॉर लूप आप यहाँ पे देख सकते हो. जस्ट अ मिनट. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स एक नंबर है और बिगिन है. ओके, आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसकी वजह से. ना यहाँ पे एक्स एक नंबर है और आपने यहाँ बिगिन किया. ना यहाँ पे उसको मैं काम नहीं कर सकती उसके साथ. ना एक्स इन दिस. अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने रिवर्स लिख रखा है. अगर यहाँ पे रिवर्स लिख रखा है तो आप देखिए इसका मतलब क्या, कल भी मैंने बताया था, इट विल प्रिंट द रिवर्स वैल्यू. दैट मीन्स फ्रॉम 10 to 1 आएगा. देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, 10 to 1 प्रिंट हो गया. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आप ऐसे रिवर्स की जगह यहाँ पे आप रिवर्स कीवर्ड हटा दें. लेट्स डू दिस कि अगर हम रिवर्स कीवर्ड हटा दें, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, असेंडिंग ऑर्डर में होगा. द सेम प्रोग्राम विल डू हियर. सी दिस असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज अ 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आपको रिवर्स के लिए एक रिवर्स कीवर्ड है जो कि आप कीवर्ड है, आई मीन वो ऑप्शनल है. इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन यूज दैट रिवर्स कीवर्ड. अदरवाइज लूप यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका है. फॉर एक्स, एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 1 से लेके 10 तक का नंबर है. स्टार्टिंग विथ 1 है तो 1 ले लिया एंड देन आपने डैश, 2 डैश लगाना. बहुत सारे डैश डॉट नहीं लगाने, केवल 2 लगाने हैं. एंड देन यहाँ पे कीवर्ड है लूप. लूप लगाओगे एंड देन प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू. अब अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी देखिए आपने यहाँ पे लाइन ये किया तो आपने देखा कि इसका जो आउटपुट आया एवरी लाइन में ये आ रहा है. अगर मैं यहाँ लाइन की जगह
यहाँ पे अगर आप ये लाइन कीवर्ड हटा दोगे, आई एम मिसिंग दैट, दैट इज यहाँ पे डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, लाइन की वजह से ये जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो न्यू लाइन पे जा रहा है। अगर हम लाइन नहीं लगाते इसकी जगह कुछ और, तो ये सेम लाइन पे डिस्प्ले करेगा। आई मीन इट विल नॉट डिस्प्ले इन ईच एंड एवरी लाइन, जैसे यहाँ पे एवरी लाइन पे आ रहा है। ड्यू टू दिस डीबीएमएस एक्चुअली यहाँ पर लाइन आ रहा है। आई विल टेल दैट वन लेटर कि कैसे इसको हटा के अगर आपको सेम हॉरिजेंटली नंबर्स को डिस्प्ले करना है तो यू कैन डू दैट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लें तो दिस वन इज द फॉर लूप स्टेटमेंट। एक और प्रोग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 3 नंबर्स, जैसे कल हमने 2 नंबर्स का चेक किया था, सेम कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर्स को अगर हमें चेक करना है, ऑलरेडी यू नो कि हाउ टू चेक द बिटवीन विच वन इज द ग्रेटेस्ट बिटवीन द 3 नंबर्स। लॉजिक सेम होगा। पहले आप क्या करोगे, 3 नंबर्स डिक्लेयर कर दिया और साइज मैंने यहाँ इस बार मेंशन कर दिया 4 डिजिट का नंबर होगा। देन बिगिन सेक्शन में आपने 3 वैल्यूज को इनपुट करा लिया, ए बी एंड सी को। अब चेक कर रहे हैं पहले कंडीशन में, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। पहले आपने ए को चेक कर लिया कि अगर ए बी और सी से बड़ा है तो प्रिंट करा दीजिए ए ग्रेटेस्ट है। बचा क्या, जब ए और बी में डिसाइड हो गया है कि ए ग्रेटेस्ट है बी एंड सी के बीच में, तो नेक्स्ट 2 नंबर बचेंगे, दैट इज अ बी सी, क्योंकि एल्सिफ कंडीशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एल्सिफ देन बी ग्रेटर देन सी, देन अगेन आप बी को ग्रेटेस्ट बता देंगे। अगर बी फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपका सी ग्रेटेस्ट होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में एल्स करके आप सी को ग्रेटेस्ट बता देंगे। एंड देन दिस वन इज द एंड इफ, क्योंकि इफ आपने ओपन किया है तो एंड इफ यहाँ पे कमांड है जो कि इफ को क्लोज कर रहे हो, ओपनिंग द इफ उसको क्लोज भी करना होगा। एंड बिगिन का इस्तेमाल है तो एंड भी होगा, ब्लॉक को बंद करना है आपको। देन रन दिस, यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने रैंडमली कुछ भी डाल दी, सपोज ये डाल दिया, बी में 47 डाल दिया, सी में 11 डाल दिया। अब यहाँ पे हमें चेक करना विच वन इज ग्रेटेस्ट, तो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर सामने आ रहा है आपका कि बी इज अ ग्रेटेस्ट, क्योंकि बी की वैल्यू 47 थी तो B is a greatest. तो like that you can write here small programs. ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या है कि यहाँ पर चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द थ्योरी ऑल्सो। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने v1, उसका डेटा टाइप नंबर ही लिया है। बिगिन v1 इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा 6/0, आई मीन एक वैल्यू ली 6, न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 0। यू गाइस नो कि इफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 देन द आंसर विल बी इनफाइनाइट। और अगर ऐसा आ गया तो आपका सिस्टम हैंग में चला जाता है, दैट मीन्स इनफाइनाइट लूप वो घूमता रहेगा। आप उस चीज़ से बचने के लिए यू नो कि इफ समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 देन इट विल बी द इनफाइनाइट। तो हमें पता है कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए तो इसके लिए हम एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग पार्ट यहाँ पे करते हैं। तो कीवर्ड होगा आपका एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आप लिखेंगे उस एक्सेप्शन का कैसे, यहाँ पर आप, अब भाई एक्सेप्शन ने तो वहाँ सिस्टम ने तो आपको बता दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर मैसेज ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहते हैं कि यूजर जो है समझ पाए कि क्या हुआ, आखिर में 0 क्यों भाग रहा है स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे उसे बता सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये कीवर्ड है when 0 divide, आई मीन ये आपका प्री डिफाइंड यहाँ पर एरर है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 डिवाइड, देन डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन एक प्रॉपर मैसेज आ जाए, नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 एंड दिस। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे ये कंट्रोल कर लिया इस प्रोग्राम ने और यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज दे दिया कि आप जिसको काम कर रहे हो उस नंबर को आपने 0 से डिवाइड किया है तो नंबर इज डिवाइडेड। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट हियर। आप एक जो भी मैसेज आप देना चाहते हो कि इनफाइनाइट कम्स, जो भी लिखना चाहते हो। यहाँ पे देखिए कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पर आपके पास एक्सेप्शन है रेडीमेड। 0 डिवाइड, व्हेन 0 डिवाइड, व्हेन इज अ कीवर्ड हियर, देन यहाँ पर कीवर्ड है और डीबीएमएस आउटपुट वो भी आपका कीवर्ड है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। ये 0 डिवाइड जो है ये आपका अंडरस्कोर है यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 0 अंडरस्कोर डिवाइड, ये कीवर्ड है जिसे आपको यूज करना है, प्री डिफाइंड है यहाँ पे। इवन आप अपना एक्सेप्शन भी बना सकते हो, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो दैट यू कैन डू यहाँ पर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो एक्सेप्शन का भी लिया, लेकिन एक्सेप्शन के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा।
ये इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा एनोनोमस ब्लॉक है, मेन पर्पस क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनोनोमस ब्लॉक इज टू लर्न एंड टेस्ट द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन रियल टाइम डेवलपमेंट। जनरली अप्रोच इज टू यूज फंक्शन, प्रोसीजर एंड पैकेजेस। जनरली हमारे पास हर पैकेज और फंक्शन का एक नाम होता है, निक नेम होता है, अभी आगे हम देखेंगे भी। बट एनोनोमस ब्लॉक क्या है कि हमारा एक सिंपल सा ब्लॉक है जहाँ पर हम बेसिक प्रोग्राम्स कुछ आप रन कर सकते हैं। तो इसके आपके यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, दैट इज द डिक्लेयर्ड, देन डिवीजन इज यूज टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स। आई मीन जो ये हमारा डिक्लेयर डिवीजन या आप सेक्शन बोल सकते हैं, इज यूज टू डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स। देन एग्जीक्यूशन डिवीजन, एग्जीक्यूशन डिवीजन दैट इज द बिगिन सेक्शन, जिसे आप कहते हो प्रोसेस स्टेटमेंट, जहां पर आप लिखते हो तो द मेन बॉडी ऑफ द PL/SQL ब्लॉक। देन द थर्ड सेक्शन आपका जो है एक्सेप्शन डिवीजन इज टू ट्रैप द एरर्स अकर्ड इन एग्जीक्यूशन डिवीजन। जो आपके एग्जीक्यूशन डिवीजन में कोई एरर अगर आ रहा है तो उसको पकड़ेगा कौन, ये थर्ड सेक्शन पकड़ेगा, दैट इज द एक्सेप्शन डिवीजन। एक्सेप्शन डिवीजन यहाँ पे कैच करेगा वॉट एवर एरर्स जनरेट इन द एग्जीक्यूशन सेक्शन। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन डिवीजन इफ एनी एंड टू डिसाइड द नेक्स्ट प्रोसेस, क्या करना है वो एक्सेप्शन डिवीजन ही। जब आपका कर्सर यहाँ से उठ के ये थर्ड वाले सेक्शन पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये पूरा चार्जेस इसके पास आ जाता है, जो भी मैसेज आपने वहाँ डाला है ये उसके पास चला जाएगा। बाकी ये वेरिएबल है ना। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे थे हम, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ वो बता रही थी, एक सेकेंड देखती हूँ। ये रहा आपका एक्सेप्शन। यहाँ पर एक्सेप्शन को डिटेल में बताया है मैंने, PPT नंबर 17 पे देखिएगा। When any of the statement generates errors, the following are the steps are performed by the PL/SQL डिफॉल्ट बिहेवियर और PL/SQL इन केस ऑफ एरर। जो भी हमारा होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक भी जनरेट होता है। तो रोल बैक एनी चेंजेस मेड ऑन द डेटाबेस विद इन द ब्लॉक विच आर अनकमिटेड, यानी रोल बैक का काम क्या है वो आपने SQL में ऑलरेडी देख रखा है। डिस्प्ले प्री डिफाइंड एरर कोड एंड मैसेज फॉर द करेंट एरर। आई मीन अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं दी है ना तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर रन करके खुद दिखाएगा। ओके, लेट्स डू दैट कि अगर हमने एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं डाला, अभी एक्सेप्शन हमने खुद डिफाइन किया था तो इसने बताया कि नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। सपोज अगर मैंने ये सेक्शन ही हटा दिया तो व्हाट विल हैपन यहाँ पे, और मैंने केवल यहाँ पे लिखा और इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या बताएगा यहाँ पे। देखिए अगर आपने नहीं दिया, यूजर अगर काम कर रहा है तो एक प्रॉपर एक अच्छे से मैसेज देगा। अदरवाइज देखिए यहाँ सिस्टम को पहले से पता है, इसने यहाँ एरर नंबर बता दिया ओरा दिस वन, डिवाइजर इज इक्वल टू 0। आई मीन डिवाइजर, डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर बोलते हैं, ऊपर वाला डिविडेंट होता है। तो यहाँ पे देखो डिवाइजर इज इक्वल टू 0, एक मैसेज आ गया। तो अब ये आया तो आप कई बार जो होता है आदमी ध्यान नहीं देता, अरे व्हाट टाइप ऑफ द एरर इज दिस, आप ढूंढने बैठ जाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप खुद इस चीज को हैंडल कर रहे हो तो दैट इज नथिंग बट द हैंडल, एक्सेप्शन इज हैंडल बाय द यूजर। आप नहीं करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक कुछ प्री डिफाइंड है जो माइंड में होता है प्रोग्रामर के, वो लिख के यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार नहीं होता, आपको लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में ये चांसेस हैं एरर आने के, तो आप खुद भी हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है कि ये डिस्प्ले द प्री डिफाइंड एरर कोड एंड मैसेज फॉर द करेंट एरर, ये यही था सेकंड लाइन। नाउ टर्मिनेट द प्रोग्राम इमीडिएटली विदाउट प्रोसेसिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो प्रोग्राम था वो इमीडिएटली वहाँ पे टर्मिनेट हो गया, आगे उसने कुछ किया ही नहीं। बट द अबव डिफॉल्ट बिहेवियर कैन बी चेंज बाय यूजिंग द एक्सेप्शन डिवीजन। ये तो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं लिख रहे हो तो सिस्टम जनरेट कर रहा है, बट इफ यू वांट टू चेंज द डेटा एंड यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग मोर, तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन डिवीजन खुद डिफाइन करें और अपना एक प्रॉपर मैसेज भेज सकते हैं। Some of the errors are predefined and these PL/SQL has given a unique name known as exception handler। हमारे पास रेडीमेड कुछ एक्सेप्शनल हैंडलर है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो PL/SQL प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एक्सेप्शन हैंडलर्स। कुछ मैंने यहाँ लिस्ट करे हैं, आप कुछ देख सकते हो नेट पे भी। नो डेटा फाउंड, ये बहुत जनरल एरर है, ये हमेशा आएगा जब अभी नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग हम करने जा रहे हैं वहाँ पे ये आएगा। तो आप वहाँ पे हैंडल कर सकते हो कि जो क्वेरी हमने चलाई उसके बेसिस पे हमें कोई डेटा वहां पर नहीं मिला, तो दैट इज कॉल्ड द नो डेटा फाउंड। तो एक्टिवेट्स व्हेन सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अनएबल टू फेच एनी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। इसका मतलब जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कर रहे हैं और अगर उसमें वहां पे 0 रिकॉर्ड फाइंड कर रहा है तो आप एक मैसेज यहाँ पे पकड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेप्शन हैंडलर।
अगेन यहाँ पे टू मैनी रोज अगर आ रहा है तो भी आप इसे ले सकते हो। देखो यहाँ पे लिखने का तरीका अंडरस्कोर के साथ है। जीरो डिवाइड का जस्ट नाउ आई हैव शोन टू यू। तो ये सारे हमारे यहाँ पर वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। यहाँ पे वैल्यू एरर कई बार क्या होता है, आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है और आपने उसमें एबीसीडी असाइन कर दिया तो वो वैल्यू एरर करेगा। एक्टिवेट व्हेन डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड वैल्यू आर डिफरेंट एंड साइज ऑफ द वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम द साइज ऑफ द वैल्यू। दैट मीन्स आपने 4 का साइज डिक्लेयर किया और आप वहाँ पे 5 कैरेक्टर का साइज स्टोर कर रहे हैं तो भी वो वैल्यू एरर है। अदर्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट टाइप ऑफ द एरर इट विल कम्स या जनरेट करेगा, तो आप उसे एक जो यूनिवर्सल होता है ना अदर्स, लेकिन अदर्स हमेशा लास्ट में डिफाइन किया जाता है। जितने आपको समझ में आ रहा है आपने डिफाइन कर दिया, बाद में आपने लिख दिया अदर्स। तो एक्टिवेट्स फॉर द एरर विच आर नॉट डिफाइंड इन द एक्सेप्शन डिवीजन, दिस हैंडल मस्ट बी डिफाइंड लास्ट इन द एक्सेप्शन डिवीजन। अगर आप एक्सेप्शन डिवीजन में लिख रहे हैं और आपको लग रहा है 2-3 डिफाइन करने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस प्रॉब्लम, तो आपने उसे अदर्स में डाल दिया। तो अदर्स क्या करेगा, लेकिन इसे हमेशा लास्ट में कर दी, या तो ये अकेला करेगा या फिर लास्ट में रहेगा। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, उसका सिंटेक्स अभी आपने देखा। व्हेन मैंने बोला था कीवर्ड है, देन एक्सेप्शन हैंडलर नेम जो अभी हमने यहाँ पे देखा, वैल्यू एरर्स एंड देन अदर्स, टू मैनी रोज। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी एक्सेप्शनल हैंडलर, देन कीवर्ड होगा और फाइनली स्टेटमेंट जो आप प्रिंट कराना चाहते हो। रिमार्क में देखिए यहाँ पे क्या, व्हेन एनी स्टेटमेंट जनरेट्स एरर PL/SQL सर्चेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग एरर हैंडलर इन द एक्सेप्शन डिवीजन। If found, then the statement defines under handler are processed, else statements are in other section। कह रहा है कि यहाँ पे कि अगर आपका जो भी एरर जनरेट हो रहा है उस कोड पे, तो नीचे जितने भी आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में उस एरर को जनरेट किया है, आई मीन डिफाइन किया है, उसमें से वो किसी एक से मैच करेगा। मैच करने के बाद अगर आपका जिससे भी वो मैच करेगा उसको वो जनरेट कर देगा। सपोज करो किसी से भी मैच नहीं किया तो फाइनली वो अदर वाले सेक्शन में चला जाएगा और वहां पे आ जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे की ओर चेक करेगा, ये नहीं कि नीचे आ गया तो वापस गो बैक करके पीछे चला जाएगा, ये नहीं होगा। हमेशा टॉप टू डाउन आएगा, बॉटम टू अप नहीं जाएगा। It can never be sent back to execution division if error occurs in declare division, PL/SQL restored the default behavior। तो कह रहा है कि ये जो हमने कंट्रोल किया है एक्सेप्शन हैंडलर केवल एग्जीक्यूशन सेक्शन में जो एरर आ रही उसे हैंडल करेगा। अगर आपने डिक्लेयर सेक्शन में ही कुछ गलती कर रखी, जहां पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा, उसको ये नहीं करेगा, वो सिस्टम करेगा। इफ एरर अकर्स इन डिक्लेयर डिवीजन, PL/SQL रीसॉर्ट्स टू डिफॉल्ट बिहेवियर। जो भी उसका डिफॉल्ट वेरिएबल बिहेवियर होगा सिस्टम का, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि हमने कोई एक्सेप्शन डिवीजन यहाँ पे नहीं रखा था, तो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड एक प्रॉपर मैसेज आ गया कि द नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, उसने लिखा डिवाइजर इज इक्वल टू 0। इफ somebody डोंट नो द मीनिंग ऑफ द डिवाइजर, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे जब लेके चलते हैं तो हम एंड यूजर को माइंड में लेके चलते हैं कि एंड यूजर क्या लैंग्वेज समझेगा, क्या करेगा, वो हम एक प्रॉपर अपने डिस्प्ले मैसेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ना वापस अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, जो हमारी मेन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ये रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिक प्रोग्राम्स तो मैंने काफ़ी आपको थोड़े थोड़े बता दिए ना। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो PL/SQL का है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दैट इज द सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज वन एडिशनल क्लॉज, दैट इज into। When used in the PL/SQL block, it gets data from the database। ये एक्चुअली डायरेक्टली लिंकअप होगा आपके डेटाबेस पे, जो डेटा टेबल आपकी स्टोर्ड होगी, एंड स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल्स, देन फ्रॉम द वेरिएबल्स हम डेटा को करेंगे। ओके, लेट्स डू द वन प्रोग्राम, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन रन करके बताऊंगी। इस प्रोग्राम में आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन है। डिक्लेयर सेक्शन में मैंने यहाँ पे 2 लोकल वेरिएबल लिए हैं, दैट इज अ वी नेम। ओके, इफ आई टेक यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल, हमने PL/SQL का जो लोकल वेरिएबल है, हम यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल से एक्चुअली यहाँ पर हम देखना चाह रहे थे कि एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो, आई मीन बाय द प्रोग्रामिंग। आप चाहो तो सिंपली क्वेरी क्या करते हो, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम EMP। तो आप देखोगे कि यहाँ पे, और देन यहाँ पे कंडीशन है कि वेयर DPT नंबर इक्वल टू आपने लिखा 40। तो अब डिपार्टमेंट नंबर 40 में जो लोग काम कर रहे हैं उनका नाम और सैलरी मुझे डिस्प्ले करा दो। तो आपने वहाँ पे बेसिक, अगर आपका SQL स्टेटमेंट है तो आपने डाला और वो रन कर जाएगा। बट वाया द PL/SQL अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अगर कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू हम करें, तो हम यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो अब सबसे पहली चीज़, हमारे जो टेबल है दैट इज ए EMP टेबल। उस EMP टेबल में कुछ हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, देन ई नेम है, और आपने जब ये टेबल क्रिएट करी थी तो उसका कुछ डेटा टाइप दिया होगा। दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर जो है वो 4 डिजिट का है, एम्प्लॉय का नाम शायद 10 डिजिट में स्टोर्ड है, और आप चाहते हैं कि वॉट एवर डेटा यहाँ पर है वही डेटा अगर आप अपने लोकल वेरिएबल को देना चाहते हैं डेटा टाइप, तो हम कैसे करेंगे। आप इतनी मेहनत करो कि टेबल ओपन करो फिर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं कि यहाँ परसेंटाइल टाइप जो है, ये कीवर्ड है परसेंटाइल टाइप जो होगा, इट गेट द सेम डेटा टाइप विच डिफाइंड इन द टेबल। जो टेबल पे आपने किसी कॉलम के लिए डेटा आपने डाला होगा, आई मीन उसका नंबर और साइज, वो सारा का सारा डेटा जो है ये कॉपी कर लेगा अपने लोकल वेरिएबल पे। तो आपको यहाँ पर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा वी नेम, तो वी नेम के आगे आप चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो worker2 एंड साइज आपने 10। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली ये लिख लीजिए। इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल टाइप, आप यहाँ पे उस टेबल का नाम लिखिए जिस टेबल का आपको वैल्यू चाहिए। एक्चुअली तो हमें ई नेम का डेटा चाहिए, तो हमने क्या देखा कि ई नेम डिफाइंड कहाँ पे है, एम्प्लॉय में। तो EMP टेबल डॉट ई नेम देन परसेंटाइल टाइप, उसके नाम के आगे परसेंटाइल टाइप, ये सारे एक साथ होंगे, अलग अलग गैप नहीं दोगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपने गैप दिया तो ये डिफरेंट, आई मीन वो एरर आ जाएगी वहां पर। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर मुझे अपना काम आसान करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लोकल वेरिएबल लिया। इसका डेटा टाइप मैं एज ई नेम ही रखना चाहती हूँ, जो EMP टेबल में ई नेम पे था वही, तो मैंने यहाँ पे लिखा EMP डॉट, क्योंकि टेबल के उस पर्टिकुलर कॉलम से हमें अटैच करना तो डॉट के साथ एक्सेस करेंगे। एंड देन यहाँ सैलरी की जगह मैंने एक लोकल वेरिएबल का नाम वी सेल रखा है। आप यहाँ पे सैलरी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तो वी सेल ले लिया। एंड देन EMP डॉट सेल, यानी EMP के सैलरी वाले पे जो भी डेटा टाइप है उसको चाहिए, तो हमने उसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। नाउ बिगिन सेक्शन में मुझे वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी जिससे हम इस डेटा को लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिगिन सेक्शन में मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है, दैट इज अ सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, किस टेबल से कर रहे हैं, दैट इज अ EMP टेबल से हम लेंगे एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी, और फिर जो भी सैलरी और नाम आ रहा है उसको हम अपने लोकल वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दैट इज अ वी नेम एंड वी सेल में ले जाके स्टोर करेंगे। और विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड इनटू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इन दोनों लोकल वेरिएबल, क्योंकि मैंने 2 वेरिएबल लिए थे तो मैंने 2 वैल्यू ही इस टेबल से सेलेक्ट करी, दैट इज एम्प्लॉय टेबल से। सारा नहीं उठा लोगे कि आप स्टार लिखोगे तो फिर सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करो। तो एक वेरिएबल में केवल इसकी वैल्यू स्टोर होगी, वी नेम में ये, और आपकी सैलरी जो है वो वी सेल में जाएगी फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इज 40। एंड देन अगर आपको इन दोनों का आउटपुट डिस्प्ले कराना है, अगर ये डेटा इस वेरिएबल में आ चुका है तो हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि DBMS आउटपुट पुट लाइन, यहाँ पे देखो वी नेम डाल दिया लोकल वेरिएबल का नाम, एंड देन इन दोनों के बीच में कॉन्कैटिनेशन डाला। आप चाहते हैं कि गैप आए, अगर आप गैप नहीं दोगे इस तरह से तो ये फिर चिपक के आएगा, आई मीन
देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन द टू वैल्यूज, तो यहाँ पे वी सेल लिख दिया। नाउ अब हमें पता है कि जब हम ये क्वेरी चलाएंगे तो यहाँ पर चांसेस है कि ये जो ई नेम और सैलरी है फॉर द डिपार्टमेंट 40, क्योंकि 40 में अगर हम बात करें तो एक एम्प्लॉय भी काम कर सकता है, सिंगल एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 5 एम्प्लॉय भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक भी एम्प्लॉय ना मिल पाए। आई मीन 0 मिला, 1 मिला और मोर देन 1 मिला। तो चांसेस क्या हुआ, 0 वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है या मोर देन 1 हो सकती है। मोर देन 1 हुआ तो यानी ये हमारा जो ये काम करेगा प्रोग्राम केवल 1 के लिए तो सही होगा, ना तो 0 के लिए हमें कुछ डेटा मिलेगा, ना मोर देन 1 के लिए मिलेगा। कारण क्या है आप खुद भी जानते हो, इफ आई डिक्लेयर हियर एक्स इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मान लीजिए 5। एक जो वेरिएबल होता है वो एक बार में केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। आई मीन ये लोकेशन है, सपोज करो हमारे कॉलेज में आप लोग बैठते हो, 60 की स्ट्रेंथ है, एक टेबल चेयर पे एक ही तो बच्चा बैठेगा ना। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा है और दूसरा भी इसी पे आके बैठना चाहेगा तो नहीं होगा, उसको नेक्स्ट चेयर पे जाना होगा जहाँ पे स्पेस खाली हो। तो बिकॉज यहाँ पर एक लोकेशन है, दैट इज एक्स, एक लोकेशन है जहाँ पर हमने 5 को स्टोर कर दिया। अब जब 5 यहाँ पे स्टोर है और आप चाहते हो कि इस पे दूसरा भी आके स्टोर हो जाए तो ओवरलैप होगा, दैट मीन्स ये रिप्लेस होगा। आई मीन आप क्या करोगे, आपको अगर इसी चेयर पे बैठना है तो आप या तो उसे फोर्सली उसे धक्का मार के गिरा दोगे और खुद बैठ जाओगे, या फिर आप उससे रिक्वेस्ट करोगे कि भाई तुम हटो, ये मेरी चेयर है, मुझे बैठना है। द सेम थिंग, बट यहाँ पे रिक्वेस्टिंग वाली मोड का ऑप्शन ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर रहे हो और उसे फोर्सली आप कह रहे हो कि जाके तुम यहाँ स्टोर हो जाओ, तुम जाके यहाँ स्टोर हो जाओ। अब इसके पास कैपेसिटी क्या है, एक बार में केवल एक आदमी को बिठा सकता है। अगर 0 आया तो भी उसके पास क्या है, ये ले जाके कह देगा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं यार, 0 आया, 0 तुम रख लो। अब जब उसके पास कोई डेटा ही नहीं आया तो डिस्प्ले क्या कराएगा, तो भी आप कंफ्यूज की मैसेज तो आ रहा है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा, पर आउटपुट ही कुछ नहीं आ रहा। आउटपुट तो आपने यहाँ से कुछ लिया ही नहीं ना, डिपार्टमेंट 40 में कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई। एक एरर तो ये है कि जब कुछ भी नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। दूसरी चांसेस क्या है, अगर एक वैल्यू आई तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर एक से ज्यादा हुआ, डिपार्टमेंट 40 में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो 4 का डेटा इस ई नेम और सेल में आया, ये चारों को यहाँ नहीं ले जाके स्टोर कर पाएगा। आई मीन जो भी लास्ट होनी चाहिए वो आती, यहाँ पे क्या है, इसको बार बार एक बार में एक ही वैल्यू डालेगा तो कहेगा यहाँ पे टू मैनी वैल्यूज आ गई तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक से ज्यादा डेटा इसके पास है और इसमें स्टोर करने की कोशिश कर रहा है एट ए टाइम, तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, वहां एरर आएगी। तो उस एरर को हैंडल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक्सेप्शन हैंडल में व्हेन नो डेटा फाउंड। आई मीन ये 0 डेटा अगर फाउंड हो रहा तो आप एक मैसेज दिखा सकते हो, नो रिकॉर्ड्स फाउंड बेस्ड ऑन द इनपुट। देन दूसरे केस में क्या होगा, व्हेन टू मैनीज, क्योंकि 1 के केस में तो हमें डिस्प्ले कराना, वो एरर नहीं है। और दूसरा एरर क्या हो सकता है, जब मोर देन 1 रिकॉर्ड आएगा। तो व्हेन टू मैनी रोज, देन आपने मैसेज डाल दिया मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड, एंड उसके अलावा वो रन कर जाएगा। तो नाउ दिस इज द वे यू कैन डू, यहाँ पे कि ये इस प्रोग्राम का लॉजिक था। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करके देखते हैं कि कैसे रन होगा यहाँ पर, और ये रन करके हमें क्या देगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 40 में कोई भी आदमी वहां पर काम नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट नंबर 40 में कोई काम नहीं कर रहा। लेट्स डू, तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या आ गया, ड्यू टू दैट प्रॉपर यहाँ पे कि क्या है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, आई मीन नो डेटा फाउंड। लेट्स टेक, यहाँ पे क्वेरी में मैंने जहाँ 40 लिखा है यहाँ पे मैं 10 डाल देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया तब यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि ये भी एक एरर हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा था कि अगर मल्टीपल है तो देखिए यहाँ पे पहले वाले को उसने चेक किया, उससे मैच नहीं किया तो नेक्स्ट वाले से मैच कर गया, तो उसने नेक्स्ट वाले को पकड़ा और उसका आउटपुट जो भी था यहाँ पे उसने डिस्प्ले करा दिया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड। अब हम यहाँ पे देखिए दूसरी क्वेरी अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊं कि इंस्टेड ऑफ द, यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट नंबर, इफ आई राइट हियर, क्योंकि डिपार्टमेंट के केस में तो मल्टी ही आएगा या फिर 0 आएगा या मल्टी आएगा। आई राइट हियर ईएमपी नंबर, ईएमपी नंबर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा
7839। मुझे इसकी नाम और इसकी सैलरी जाननी है। तो अब मैं अगर इसे रन करूं तो क्या ये आंसर देगा कि नहीं, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय आईडी किसी एक का ही होगा, ये यूनिक होगा। तो देखो यहाँ पे किंग आ गया, आंसर क्या है, नाम क्या आया किंग, उसकी सैलरी क्या आ गई 5000 आ गई। तो दिस इज द वे यू कैन गेट द डेटा। अब देखो सपोज करो यहाँ पे मैंने केवल 2 ही वेरिएबल ले रखे थे, दैट इज यहाँ पे आपने वी नेम और उसकी सैलरी ली थी। इवन अगर आप उसका डेजिग्नेशन जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या था, जॉब है शायद ना, तो हम यहाँ पे जॉब भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया वी जॉब। आप ऐसा नहीं कि वी मैंने लिखा, ये मैंने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिखा है, इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में जो है नेम सैल इस तरह से है, तो मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कर दिया। आप एक्स जॉब है कुछ भी लिख सकते हो, कंप्लीट नाम। वेरिएबल डिक्लेयर करना आपके ऊपर है। नेम हमेशा ऐसा रखना चाहिए वेरिएबल्स का जिसको आपको देख के पता चले कि व्हाट टाइप ऑफ द वेरिएबल इज दिस। तो मैंने यहाँ पे वी जॉब लिखा, जो लोकल वेरिएबल मैंने इस प्रोग्राम का डिक्लेयर किया, दैट इज अ वी जॉब। एंड देन मुझे डेटा टाइप इसका डिक्लेयर करना है, तो मैंने कहा EMP। एंड देन मैंने यहाँ पे जॉब डेटा टाइप ही उठा लिया वहाँ से EMP टेबल से, देन परसेंटाइल टाइप लिखा। नाउ टाइप यहाँ पे पुट द सेमी कॉलन के बाद अब हमारे पास 3 लोकल वेरिएबल है, तो यानी कि हमें 3 चीज़ें भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्वेरी से। सेल के बाद मुझे यहाँ पर जॉब लेना होगा, जॉब ले लिया, इनटू वी नेम वी सेल कॉमा, अगेन यहाँ पे हमने लिख दिया वी जॉब, ये जॉब पे डाल दिया, फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इज दिस। अब डिस्प्ले में भी तो डालना होगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर मैं सिर्फ कॉन्कैट वेरिएबल डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जॉब। तो देखिएगा इसमें देखिए गैप देने के लिए मैंने ये लिखा है, इसमें मैं नहीं कर रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा आपने इसे। ये डेटा रन हो गया, आउटपुट आ गया होगा यहाँ पे, लाइन नंबर 9 कॉलम 47। अच्छा, मैंने यहाँ जॉब को डिस्प्ले करा दिया, मुझे वी जॉब को डिस्प्ले कराना था। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो किंग और अमाउंट में डिफरेंस दिख रहा है, गैप दिख रहा है, बट 5000 के बाद प्रेसिडेंट जो है वो चिपक के आ रहा है। कारण क्या है, वहां पे मैंने स्पेस नहीं दे रखा है। इफ आई गिव हियर 1 सिंगल कोट्स देन स्पेस यहाँ पे डाल दिया, पुट दस, एंड देन अगेन इसको कॉन्कैट करना है, तो कॉन्कैटिनेशन सिंबल डालना होगा एंड देन रन दिस। तो आप देखिए इन तीनों के बीच में गैप आ गया। तो द वे आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो हम लोकल वेरिएबल में वैल्यूज ला रहे हैं, केवल एक बार में केवल हम एक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इफ इट गेट्स ओनली सिंगल वैल्यू फ्रॉम द क्वेरी देन इट विल डिस्प्ले, इफ इट इज गेटिंग द मोर देन 1 देन यहाँ पर डेटा नहीं आएगा। अगर आप ये कहें कि 0 डेटा आ रहा है तो भी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सपोज यहाँ पे अगर मैंने एम्प्लॉय की जगह आपने यहाँ पे लिख दिया सेल इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कंडीशन आपके ऊपर है कि आप क्या डाल रहे हो। वी यहाँ पे हमने कंडीशन डाली, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी वेयर द सैलरी इक्वल टू 3000। तो अब देखिए यहाँ पर क्या एरर आएगा वो आप देखिए, मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड, जो सेकंड आपका एरर आपने डिफाइन कर रखा वो एग्जीक्यूट कर गया क्योंकि मोर देन 1 रिकॉर्ड्स आ गया, क्योंकि मुझे पता था सैलरी 3000 वाले में से यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3000 है, तो मुझे पता था ये बात, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये वाला एक्सेप्शन आएगा। अब देखिए ये एक्सेप्शन आया, सपोज करो अगर मैं ये एक्सेप्शन हैंडल हटा दूँ तो क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मैंने बोला है दिस वन इज द यूजर डिफाइंड कि आप प्रॉपर एक अच्छा मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। आप चाहो तो इसे नहीं भी लिखोगे तो भी ये रन करेगा। और यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, एग्जैक्ट फैच रिटर्न्स मोर देन द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। जो आपने फैच किया है वो मोर देन रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज, क्योंकि ये तो केवल एक, अब देखिए ये जो मैसेज आया ना, बहुत जिसको हाईफाई इंग्लिश आ रही होगी वही समझ पाएगा कि ये क्या बोल रहा है। आपने जो एक सिंपल से वहां पे मैसेज में लिखा कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड, तो आदमी समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये जो क्वेरी रन तो कर रही है बट इट्स गेटिंग मोर देन 1 वैल्यू, दैट्स द रीजन वी आर नॉट गेटिंग द डेटा। बट इससे आप सोचोगे कि नॉर्मली जब हम रन करते हैं क्वेरी वगैरह तो एरर आता है तो हम ढूंढने बैठ जाते हैं
ये प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है, बट वो आपको मैसेज दे रहा है कि भाई जो आपने क्वेरी लिखी है वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तो बीइंग अ प्रोग्रामर यू कैन अंडरस्टैंड, बट बीइंग अ यूजर, अगर कोई एंड यूजर है तो दैट फेलो विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस। तो दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक एक्सेप्शन हैंडल को करने के लिए वहाँ हैंडलर है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट, कि इसमें अगर सिंगल डेटा रिट्रीव हो रहा है तब तो आप कहेंगे कि ये काम कर रहा है, बट अगर इसमें मोर देन 1 या 0 आ रहा है तो ये उसके लिए फेल हो जाता है। तो ड्यू टू दिस डिसएडवांटेज वी आर गोइंग टू यूज द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट द कर्सर। तो नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे कर्सर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे।